यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे थे जो ये कह रहे थे कि मैं अपनी जगह डटा रहूंगा, बिल्कुल डिगूंगा नहीं। और उनके पीछे उनका पूरा देश, उनकी पूरी सेना खड़ी हुई नजर भी आई। आज की तारीख में अगर ज़ेलेंस्की का एक सॉफ्ट अवतार नजर आता है, अगर उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो नेटो है उसको लेकर वो अपना बयान थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, अगर पूर्वी यूक्रेन के उन हिस्सों को लेकर वो अपने बयान को सॉफ्ट कर देते हैं जिसको लेकर रूस हमेशा से अड़ा रहा, तो इसके मायने क्या हैं? और क्या इससे हम ये भी समझें कि जब बातचीत की मेज पर अगली दफा दोनों देश आमने सामने बैठेंगे तो ये जो अवतार है ज़ेलेंस्की का, वो कोई ऐसा रंग दिखाएगा जिससे ये जंग थम पाए? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो शुरुआत में आत्मविश्वास से लबरेज दिखते थे, 13 दिन के हमलों ने सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि उन्हें भी अंदर से बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। मैं आप सभी को युद्ध के 13 दिनों के बारे में बताना चाहता हूँ। इस जंग को हमने शुरू नहीं किया और न ही हम ये जंग चाहते थे, लेकिन हमें युद्ध लड़ना पड़ रहा है। हम वो खोना नहीं चाहते जो हमारे पास है, हमारा है और हमारे देश का है। ब्रिटेन की संसद में हरी टी शर्ट पहने ज़ेलेंस्की खुद को यूक्रेनी सैनिक के तौर पर पेश कर रहे थे जो कभी हार नहीं मानता। लेकिन 13 दिन के हमलों ने ज़ेलेंस्की को शेक्सपियर याद दिला दिए हैं। होना या ना होना, शेक्सपियर के सवाल से आप वाकिफ होंगे। 13 दिन पहले तक ये सवाल यूक्रेन से पूछा जा रहा था, लेकिन अब नहीं। अब जवाब स्वाभाविक है और वो है हाँ, होना है। ज़ेलेंस्की की जिस जबान से शेक्सपियर के मशहूर शब्द निकल रहे हैं, उसी जबान से ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो की भाषा में पुतिन को चैलेंज करते थे। और जब पुतिन ने चैलेंज कबूल कर लिया तो अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन की पीठ में खंजर घोंप दिया। अब ज़ेलेंस्की के सर से युद्ध का खुमार ही नहीं बल्कि नेटो की सदस्यता पाने का बुखार भी उतर चुका है। आज मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि क्या यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। मैंने सीधा सवाल पूछा, हर कोई डर गया। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हम नहीं डरते। हम किसी से भी नहीं डरते। हम अपने देश की रक्षा करने से नहीं डरते। हम रूस से नहीं डरते। हम निष्पक्ष बात करने से नहीं डरते। अभी हम नाटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हमें क्या गारंटी मिलेगी? यानी जिस नेटो की सदस्यता के लिए ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध के मैदान में धकेल दिया, उसी नेटो से ज़ेलेंस्की का मोह भंग हो चुका है। लेकिन इन खंडहर हो चुकी इमारतों का हिसाब कौन देगा? सैकड़ों यूक्रेनी नागरिकों की मौत, हजारों नागरिकों के जख्म, देश छोड़ने को मजबूर लाखों लोगों के आंसुओं का जवाब कौन देगा? ज़ेलेंस्की अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। नेटो और अमेरिका से धोखा खाए ज़ेलेंस्की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास उन्हें धोखेबाज राष्ट्रपति के तौर पर याद ना रखे। उनके भाषणों में ये कोशिश साफ दिखाई देती है। हम हथियार नहीं डालेंगे और न ही हम हारेंगे। हम अंत तक लड़ेंगे, चाहे पानी में लड़ना पड़े या हवा में। हम अपनी जमीन की रक्षा करेंगे, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। युद्ध चाहे कहीं लड़ा जाए, हम हथियार कतई नहीं डालेंगे। ज़ेलेंस्की ने ये शब्द ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के उस चर्चित भाषण से उधार लिए हैं जो चर्चिल ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1940 में दिया था, जब ब्रिटिश सेना को नाजी जर्मन हमले के कारण फ्रांस से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन सच ये है कि ना तो ज़ेलेंस्की चर्चिल हैं, ना ही यूक्रेन ब्रिटेन है। लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी रूस को धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुलायम और मारक शब्दों का ऐसा रीमिक्स आपने कूटनीति में कम ही देखा होगा। रूसी सैनिकों, तुम्हारे पास बचने का भी मौका है। 2 हफ्तों की हमारी जवाबी कार्रवाई ने तुम्हें दिखा दिया कि यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा घर, परिवार और बच्चों का सवाल है।
हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जमीन वापस नहीं मिल जाती, जब तक हम उन दोषियों को सजा नहीं दे देते जिन्होंने हमारे लोगों और बच्चों को मार दिया। रूसी सैनिक अगर यहाँ से चले जाएं तो बच सकते हैं। अगर तुम्हारे कमांडर तुमसे कहें कि अब भी हमें यूक्रेन को जीत सकते हैं तो उन पर भरोसा मत करना। कैद और मौत को छोड़ तुम्हारा यहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा। तुम हमारी जान ले सकते हो, अपनी जान दे सकते हो। रूसी सेना के कमांडर सब जानते हैं, हमें युद्ध खत्म करना ही होगा। शांति के रास्ते पर लौटने का समय है। रूसी सैनिकों, हमारा देश छोड़कर चले जाओ। из наших домов. Уходите к себе. अपने भावुक और वीर रस से भरपूर भाषणों से ज़ेलेंस्की दर्शकों की तालियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन इन तालियों से यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब देने की ताकत नहीं बटोर सकता। एक तरफ ज़ेलेंस्की आखिरी दम तक लड़ने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ रूस को बातचीत की टेबल पर आने का ऑफर देते हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की रूस को आतंकवादी देश बोलते हैं, तो दूसरी तरफ डॉनबास इलाके पर रूस के कब्जे को कबूल करने का हिंट देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ज़ेलेंस्की चाहते क्या हैं? देखिए, यहाँ बच्चे मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं, रशिया सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहा है, तो आप कुछ करें इसके बारे में। ये उनकी एक से गुजारिश रहती है। एक तरह से वो बहुत ज्यादा उनसे बेग कर रहे हैं कि आप हेल्प करें, तो दूसरे तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनके लिए होते हैं। और जब वो नरमी दिखाते हैं, उसके लिए ऑडियंस उनका रशिया और रशिया के लोग होते हैं। जब वो कहते हैं कि ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम नेटो की मेंबरशिप के लिए ज्यादा कीन नहीं है इस वक्त, और हम डोनबास के लिए भी बात करने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि इतिहास उन्हें हीरो की तरह पेश करे, लेकिन ना तो ये कोई ड्रामा है और ना ही कोई कॉमेडी शो। 14 दिन बाद भी यूक्रेन अभी तक रूस के हमलों के आगे टिका है, लेकिन कितने दिन तक टिक पाएगा? ज़ेलेंस्की का कंफ्यूजन देखिए कि वो रूस के खिलाफ खड़े रहने का भाषण दे रहे हैं और रूस को बातचीत की टेबल पर आने का न्योता भी। Треба сідати за стіл. युद्ध समाप्त होना चाहिए। हमें बातचीत की टेबल पर बैठने की जरूरत है, लोगों के फायदे के लिए ईमानदार भावना, न कि पुराने जानलेवा आकांक्षाएं। अब ज़ेलेंस्की के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो यूक्रेन सरेंडर कर दे, लेकिन यह हार कबूल करने जैसा होगा। दूसरा विकल्प यह है कि ज़ेलेंस्की सीधे पुतिन से बात करें और कूटनीतिक तरीके से सीज फायर की कोशिश की जाए। अब गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में है, क्योंकि जिस तरह नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है, उसके बाद खुद ज़ेलेंस्की भी समझ चुके हैं कि जब तक तोड़ेगा नहीं रूस, तब तक यूक्रेन को छोड़ेगा नहीं। लगातार यूक्रेन जहाज मांग रहा है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट मांग रहा है नेटो से, और कई दिन से ये चीज अटकी पड़ी है कि पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 देगा नहीं देगा। फाइनली उसके ऊपर भी उन्होंने मना कर दिया है कि वो शायद यूक्रेन को नहीं मिलेंगे। तो ये दो बड़े कारण हैं जिनसे ज़ेलेंस्की को ये समझ में आ गया है कि वो उनको कुछ खास मदद बाहर से मिलने वाली नहीं है। और जिस तरह से रूसी फौज आगे बढ़ रही है पूर्व में और दक्षिण में और कीव के किनारे पे, उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने के लिए अभी कोई नहीं आएगा और वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं, ना सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि इस बात के ऊपर भी शायद वो क्रीमिया और दोनबास को रूस का एक हिस्सा मानने के लिए तैयार हो जाएं, और यही कल तुर्की में एजेंडे पे होगा। कीव से राजेश पवार के साथ श्वेता सिंह, यूक्रेन आज तक।